थोड़ा लेट हूँ, आई एम सॉरी उसके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। गुप्ता एम्पायर चल रहा था, गुप्ता एम्पायर में आगे बढ़ेंगे। गुप्ता एम्पायर के संदर्भ में हमने आपको प्रशासन की बात, राजस्व प्रणाली की बात, कुछ पुस्तकों के बारे में, आर्ट एंड कल्चर, चित्रकला, इन सब के बारे में बात करी और हम कल्चर में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था कि गुप्त काल में सर्वाधिक साहित्य लिखे गए और हर चीज पर। हमने ये कहा गुप्त काल के नाटकों में, जो गुप्त काल के कुछ नाटक की पुस्तकें हैं, तो उस पुस्तकों में हम देखते हैं कि गुप्त काल के नाटकों में जो स्त्री पात्र हैं, फीमेल कैरेक्टर, और जो वैश्य और शूद्र वर्ण के पात्र हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, वो प्राकृत भाषा बोल रहे हैं, जबकि उच्च कुल के लोग, क्षत्रिय, ब्राह्मण, प्रशासनिक वर्ग के लोग संस्कृत बोल रहे हैं। ये जो चीज़ है वो दिखाता है कि उस समय में भाषा भी विभिन्नताओं का जो है अंतर क्लियर स्पष्ट करता है। आज भी देखिए उच्च कुल के लोग कोशिश करेंगे इंग्लिश बोलने का, चाहे वो जितना भी टूटा फूटा बोले, पर कोशिश वही रहेगी। 4 लाइन बोलने के बाद भले वो हिंदी में उतर आए, लेकिन कोशिश वही रहती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आइए, एक पुस्तक है मिर्च कटिकम। मिर्च कटिकम जो है, जिसमें एक नायिका है जिसका नाम है बसंत सेना, और एक ब्राह्मण है चारू दत्त जो नायक है, और इसे क्षुद्रक ने लिखा है या शूद्रक ने। और इस कहानी के संदर्भ में हमें जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उसका पता चलता है। इसमें बसंत सेना जो है, नायिका जो है, वो एक वेश्या है, और जो चारुदत्त नाम का नायक है वो एक ब्राह्मण, बहुत यंग लड़का है। दोनों के प्रेम की कहानी है। तो चारुदत्त और बसंत सेना, नायक नायिका, प्रेम कहानी, शूद्रक रचित मिर्च मटिकम में मिलता है, जिससे उस समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार और समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो मिर्च मटिकम का राइटर कौन है, इसका नायक नायिका का क्या नाम है, और गुप्त काल के किस पुस्तक से हमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार का जिक्र मिलता है। मिर्च मटिकम हॉट क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है। महाकवि भाष्य, एक हुए महाकवि भाष्य गुप्त काल में। उन्होंने स्वप्न वाशव दत्ता नाम की पुस्तक लिखी। यहाँ स्वप्न वाशव दत्ता का मतलब है ड्रीम्स ऑफ वाशव दत्ता। राजा उदयन है और वाशव दत्ता उज्जैन की रानी है। तो राजा उदयन, ध्यान देंगे, 16 महाजनपद में एक वत्स महाजनपद था। वत्स का अर्थ है आज का प्रयागराज, इलाहाबाद। तो प्रयागराज, इलाहाबाद यानी वत्स, और वत्स राज का राजा है उदयन, जबकि मगध का राजा है उदायीन। मगध का राजा उदायीन जो पाटलिपुत्र राजधानी बसाएगा, और जो उदयन है वो वत्स राजा है। तो वत्स राजा उदयन की प्रेमिका है उज्जैन की राजकुमारी वासव दत्ता। तो उदयन को जो है कैरेक्टर में नायक, और वाशव दत्ता को नायिका मानिए। तो स्वप्न वाशव दत्ता यानी वाशव दत्ता ने जो स्वप्न देखा, स्वप्न क्या है, उदयन चाहिए, ये मतलब है। तो उज्जैन की रानियां, इन दोनों की प्रेम कहानी है, जिसे महाकवि भाष्य ने लिखा है। इसे हॉट क्वेश्चन है ये। अगला है प्रतिज्ञा योगंध रायन। ये भी वाशव दत्ता के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, प्रतिज्ञा योगंध रायन। कहने का मतलब यह है, जो उदयन है उसका एक मंत्री है योगंध रायन, वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं आपको उज्जैन की राजकुमारी वाशव दत्ता से मिलाकर रहूंगा। ये है प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रेम कहानी है। चारु दत्तम या चारु दत्तम, ये भी चारु दत्तम जो है एक अच्छी पुस्तक है। अब है अमरकोश, संस्कृत के शब्दकोश के रूप में है, जिसमें समाज के बारे में और व्याकरण के बारे में हमें पता चलता है, संस्कृत व्याकरण और उस समय का समाज। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसे अमर सिंह ने लिखा और जो ऑलरेडी नवरत्न में एक रत्न थे।
नीति सार एक पुस्तक है, नाम से ही लगता है नीति सार, यानी यहाँ पूरा मोरल ग्राउंड्स है, रूल रेगुलेशन है, मोरालिटी के ऊपर बात है। नीति सार यानी नीति क्या कहती है, पॉलिसी क्या कहती है, चाहे समाज का हो, रेवेन्यू का हो, राजा का हो, समाज में प्रचलित मापदंड क्या है। तो नीति सार का लेखक है कामंदक। कामंदक ने किताब लिखी नीति सार, इसे कामंदक की नीति सार भी कहते हैं, ठीक है। और इस किताब की तुलना कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र से की जाती है। यही सवाल आता है कि इनमें से किस पुस्तक की तुलना कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र से की जाती है, तब बोलेगा कामंदक रचित नीति शास्त्र। क्यों? सिमिलैरिटीज है सब्जेक्ट का, इसलिए। अब है अगला आपका वराह मिहिर। बहुत बड़े एक विद्वान हुए गुप्त काल में वराह मिहिर। ही वॉज एस्ट्रोलॉजर। ये जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, यानी खगोल शास्त्री। जैसे आर्यभट्ट थे, जैसे ब्रह्मगुप्त थे, वैसे ही जो है वराह मिहिर थे। ही वॉज ऑल्सो फॉर्चून टेलर। ये ज्योतिष विज्ञान के भी ज्ञाता थे, यानी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों के। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी दोनों के थे, प्लस मैथमेटिशियन। तो ये गणितज्ञ भी हैं। तो गणितज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं, खगोल शास्त्री हैं। वराह मिहिर, इसने 2 किताबें लिखी। एक लिखा बृहद संहिता, वराह मिहिर रचित पुस्तक बृहद संहिता, और दूसरा पंच सिद्धांतिका। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, बोथ वर्क डन बाय वराह मिहिर, गुप्ता's period mathematician, astrologer and astronomer। ब्रह्मगुप्त ने एक किताब लिखी ब्रह्म सिद्धांत शिक्षा। मैंने क्या कहा? ब्रह्मगुप्त भी ऐसे ही एक स्कॉलर थे जो एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन दोनों थे। तो ब्रह्मगुप्त ने किताब लिखी ब्रह्म सिद्धांत शिक्षा। ये सब हॉट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। बाण भट्ट आयुर्वेद पर अष्टांग हृदय नामक किताब लिखी, गौर फरमाएंगे। बाण भट्ट, ठीक है, आयुर्वेद के ऊपर एक किताब लिखी अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय रिटेन बाय बाण भट्ट ऑन आयुर्वेदा इन गुप्ता पीरियड। हर्षवर्धन का जो कवि इतिहासकार है बाण भट्ट, वो इससे अलग है। 2 बाण भट्ट, वो बाण भट्ट ज्यादा पॉपुलर है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम इससे आ जाए, अब जनरल शब्दों पर आ जाए। गुप्त काल के कुछ शब्द और उसके अर्थ। वटकल या वतकल, ये पौधों की छाल से बने वस्त्र होते, इसे वटकल कहा गया है, ठीक है। और पौधों की छाल का मतलब यहाँ है तीसी का, लेंटिसिल का जो पौधा होता है, जो एक ऑयल सीड है तीसी, जो डायबिटीज कंट्रोलर है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और बाबा रामदेव भी अब इसको कहते हैं कि सब लोग खाइए। और बिहार में दरभंगा में सबसे ज़्यादा इसकी उपज होती है और हम लोग खाते हैं, जीवन यापन का अंग है। लेकिन अब लोग फैशन से खाते हैं, ज़रूरत से खाते हैं, पर पहले ये कॉमन फूड था। उसकी चटनी बना के, सब्जी बना के लोग खाते थे, और तेल तो खाते ही थे। तो जो वटकल है वो इस पौधे की छाल से निकले हुए जो धागे बने, उससे कपड़े बने, तो इसीलिए इसको कहते हैं वटकल, छाल से बने वस्त्र। श्रेष्ठी, नगर का जो व्यापारी होता उसे श्रेष्ठी कहा जाता, वही घिस करके सेठ हो गया, सेठ जी कहते हैं ना। शार्थवा, वैदेशिक व्यापार करने वाला जो व्यापारी के प्रतिनिधि मंडल होते, उनके जो लीडर होते, डेलीगेट्स, चीफ, शार्थवा कहलाते। कुछ गुप्त काल के जो ट्रेड सिटी थे, व्यापारिक नगर, उज्जैन, बिल्कुल वो तो होगा ही, प्रयाग ये भी था, वाराणसी, पाटलिपुत्र, विदिशा, समझ रहे हैं विदिशा के लिए कितने नाम आया, भिलसा, भिलस्वामिन, तो भिलसा, विदिशा, शाकेत, शाकेत यानी अयोध्या, पेशावर यानी पुरुषपुर पाकिस्तान में जो पेशावर है, ये सब व्यापारिक नगर होते, ये ध्यान में रखना है। गुप्त काल में
व्यापारिक नगर के तौर पर जाने गए। अब देखते हैं गुप्त काल में हमारे व्यापारिक संबंध किन किन पड़ोसी देश से था। तिब्बत के साथ था, चीन के साथ था, ईरान के साथ था, अरब के लोगों के साथ था, अफ्रीका के लोगों के साथ था, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के साथ था। यह हमारा व्यापारिक संबंध था। ये ध्यान में रखना, व्यापारिक संबंध। क्लियर। अब आइए, वैशाली से विभिन्न निगमों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मतलब समझिए, वैशाली जो बिहार में है, वैशाली के कई जगह जब खुदाई हुई है तो गुप्तकालीन कई मुहर, सील, स्टैम्प मिले हैं जो अलग अलग व्यापारियों के ब्रांड थे। जैसे मैं आज इंस्टीट्यूट चलाता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से एक मुहर है। ऐसे कई सील मिले हैं अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों के व्यापारियों के उस समय के। कहां से? बिहार के वैशाली से गुप्तकालीन कई निगमों मतलब व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल या व्यापारिक मंडलों के मोहरें प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं लेटर गुप्ता एरा में आकर के कृषि व्यवस्था पर आश्रित होने लगे, वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाने लगे, विदेशी व्यापार समाप्त होने लगे, स्थानीय व्यापार का बोलबाला हुआ और परस्पर के संदर्भ में जो कहते हैं एक गांव जो है इंडिपेंडेंट विलेज सिस्टम डेवलप होने लगे, समांतवाद आने लगा, मुद्रा की कमी आने लगी, लिक्विडिटी ऑफ करेंसी कम हो गई। ये सब तमाम लक्षण जो हैं उभर कर आने लगे। अधिकांश टैक्स जमीनों से उससे जुड़े चीज़ों पर जुड़ने लगे। ये क्षेत्रीय भाषा पनपने लगे, क्षेत्रीयता बढ़ने लगी। ये सब सामंतवाद की पूर्ण स्थापना का द्योतक प्रतीक था और ये सब परवर्ती गुप्त साम्राज्य के समय में हुआ जो पतन का दौर था, जो सामंतवाद की स्थापना हो रही थी। फिर भी इसे डार्क एज नहीं कहते यूरोप की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट था डिफरेंट तरीके से। अब आइए हम देखते हैं करेंसी की जगह कौड़ियों ने स्थान ले लिया। जो शिपियां होती, शेल होते थे, कौड़ियां होती थी, कौड़ियों ने स्थान ले ली और कौड़ी के दे करके सामान लिया जाता था। अर्थात ये हुआ कि कहते हैं ना, अरे यार फूटी कौड़ी भी नहीं है, अरे एक कौड़ी भी नहीं है, क्या खाने के लाले पड़े हैं, फूटी कौड़ी भी नहीं है। समझ में आई बात? तो कौड़ी जो है मुद्रा के संदर्भ में यूज होने लगा था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आइए आगे। अब सवाल है, हूनों के आक्रमण से गुप्त काल का पतन हुआ, यह तय है। और हूनों ने गुप्त के श्री लक्ष्मी को हीन कर दिया, उसकी उत्कर्ष को, उसके वैभव को, उसकी समृद्धि को नष्ट कर दिया, छीन लिया, ये कहेंगे। चलिए, हून अच्छे तीरंदाज थे, घुड़सवारी में निपुण थे, घोड़ों के बल पर जंग जीतते थे और एग्रेसिव थे और अच्छे धनुर्धर थे, आर्चरिस्ट। तो ये मतलब है 485 एडी आते आते हम देखते हैं हून जो है जाति लगभग पूरे उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर उसका बोलबाला हो गया। यशोधर्मन ने जो मालवा का हूनों को उखाड़ फेंका, परंतु गुप्तों ने भी चुनौती दे दी। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। यशोधर्मन जो था, जो गुर्जर प्रतिहार किंग के तौर पर हमें दिखता है, ये यशोधर्मन जो राजा है, उसने जो है मालवा स्थित जो हून थे उसको मिटा दिया, चुनौती दे दी। लेकिन हून को मिटाने के साथ साथ उसने जो है ऑलरेडी किसको चुनौती दे दी? गुप्तों को भी। तो यशोधर्मन ने हूनों को मालवा स्थित हूनों को पराजित किया और ऑब्वियसली उज्जैन राजधानी है, मालवा रीजन में है और ऑलरेडी गुप्तों को भी चैलेंज दे दिया। यह मतलब है। अब आइए, जैसे हम चीन के साथ अभी अड़े हुए थे, तो सिर्फ चीन के लिए नहीं अड़े हुए थे, अपनी साख बनाए रखने के लिए भी और साइकोलॉजिकल वॉर भी कर रहे थे।
और ये भी दिखा रहे थे कि वर्ल्ड में अब सारे बड़े कंट्रीज भारत के साथ हैं। तो अब चीन को सिर्फ आईना नहीं दिखा रहे थे, शक्ति संतुलन भी दिखा रहे थे अब किसके पास है। और हम चीन को भी निशाने पे ले रहे थे, और हम इस वजह से पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जो भी पड़ोसी देश है, खासकर नेपाल और पाकिस्तान को भी मैसेज दे रहे थे भारत मजबूत है, क्योंकि चीन अगर पीछे हटा तो ये दोनों अपने आप अपने बिल में चले जाएंगे, और चीन अगर नहीं हटा तो ये दोनों बिल बिला करके बाहर आएंगे और अगली विदेश नीति और डैमेजिंग हो जाएगी। तो ये बनाए रखने का मतलब था कि इन दोनों को किनारे करो। तो यही याद रखने की चीज है। तो ध्यान रखना है, यशोधर्मन ने मालवा के हूनों का विनाश किया और गुप्तों को चैलेंज दे दिया। यशोधर्मन ने 532 ईस्वी में सारे उत्तर भारत में विजय स्तंभ स्थापित कर दिए और गुप्तों को हिलाकर रख दिया, और उसके प्रशासन लेकिन टिकाऊ नहीं रहे। यानी 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों के जैसा बिल्कुल आग बढ़ी, पुआले की आग की तरह, और बहुत जल्दी शांत हो गया, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। बिल्कुल यही तुलना की जाती है, पुआले के आग की तरह। ठीक है, पुआले में आग लगाएंगे धान के पौधों में तो आग भड़ा के आएगा और बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो यही चीज था किसका? यशोधर्मन का। जो देखते हैं, यशोधर्मन ने जो राज्य स्थापित किया, जगह जगह अपने विजय स्तंभ गाड़े, गुप्तों को भी हिला के रख दिया, लेकिन खुद का प्रशासन टिकाऊ नहीं रह सका। यह मतलब है। मखौरी वंश के लोगों ने बिहार, उत्तर प्रदेश में राज सत्ता स्थापित किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। रिमेंबर, मखौरी वंश ने कन्नौज को राजधानी बनाकर यूपी, बिहार, बंगाल तक अपने वर्चस्व को स्थापित किया। मखौरी वंश गुप्तों के बाद, ये इंपॉर्टेंट पहलू है। 550 ईस्वी के आते आते बिहार और यूपी में भी गुप्तों के हाथ से चला गया। बिल्कुल, तो 550 आते आते अब बिहार और उत्तर प्रदेश भी गुप्तों के हाथ से गया, तो खत्म कहानी। ये मतलब है। अब आइए, शासन पद्धति में हम देखते हैं राजा विष्णु के रूप में देखा जाने लगा। गुप्त काल में किंग विष्णु का रूप हो गया। दूसरा, लक्ष्मी राज सत्ता की देवी मानी जाने लगी, जो सिक्कों पर देखते हैं अंकित होने लगी। यानी गुप्त काल में लक्ष्मी देवी का चित्र, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी देवी का चित्र सिक्कों पर डिपिक्टेड यानी बनने लगे, और ये राज सत्ता की देवी हो गई। और विष्णु जो है राज सत्ता की, अगर वो देवी है तो उस राज सत्ता को कौन बस में करेगा? विष्णु करेगा, पति है। तो याद रखिएगा, विष्णु राजा जो है विष्णु के बराबर हो गए, और जो राज सत्ता है राज, वो देवी के तुल्य हो गई। जरा गौर फरमाइएगा, आज हम भारत को भी माता ही कहते हैं। ध्यान से समझेंगे इस तरह, ठीक है? चलिए अब आइए, हाथियों के युद्ध में जो महत्व है कम पड़ता चला गया, और घोड़सवार का युद्ध में महत्व बढ़ गया। रथ सवार भी नहीं, घोड़सवार का महत्व बढ़ गया, क्योंकि वो स्पीड अप हो गई। यानी कार का महत्व घट गया, बाइक का महत्व बढ़ गया। इसको ऐसे समझिए। अच्छा, उस जमाने में बेगार भी कराए जाते थे। बेगार का मतलब है फ्री लेबर, यानी आपको काम करना पड़ेगा महीने में एक दिन, राजा के लिए, सामंत के लिए, जो आप टैक्स नहीं दे सकते, तो अपना लेबर एक दिन दे दीजिए। तो अगर एक दिन लेबर आप दे देते हैं तो उसको कहते हैं बेगार। और बेगार के लिए गुप्त काल में शब्द आया है विष्टि। विष्टि मतलब बेगार, ये ध्यान रखना। भारतीय इतिहास में मौर्य काल में जो फौजदारी और दीवानी सिस्टम डेवलप हुआ न्याय में, न्याय व्यवस्था में, वो गुप्त काल में आकर के बिल्कुल परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड, वेल डिफाइंड सिस्टम, फुल्ली डिस्टिंग्विश्डनेस के साथ स्टैब्लिश्ड कर गया। तो न्यायिक व्यवस्था बहुत बढ़िया से अब स्थापित हो गई, और दीवानी जो है व्यवहार विधि, और फौजदारी जो है दंड विधि के तौर पर क्लियर कट डिस्टिंग्विश हो गए, डिफाइंड हो गए। अब आइए, उत्तर बंगाल में
आज का जो बांग्लादेश है, उत्तर बंगाल में कोटि वर्ष एक भुक्ति था। यहाँ के प्रशासनिक परिषद में वार्षिक तौर पर हम देखते हैं मुख्यतः व्यापारियों और शिल्पियों को भी स्थान मिला। यानी बंगाल के कोटि वर्ष प्रांत में हम देखते हैं कि व्यापारी वर्ग और शिल्पी वर्ग को भी प्रशासन का हिस्सा बनाया गया था, यानी महत्वपूर्ण थे वो। बिल्कुल। अगला आइए, यूपी के इलाहाबाद के पास एक जगह है भीटा। भीटा का किला भी है। भीटा बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त काल से जुड़े अभिलेखीय और आर्कोलॉजिकल एविडेंस के लिए। तो हम देखते हैं इलाहाबाद के भीटा में और वैशाली के, बिहार के वैशाली में हम देखते हैं वणिकों मतलब व्यापारियों की कई श्रेणियों का जिक्र मिलता है। यानी व्यापारियों यानी वणिकों की कई श्रेणियों का जिक्र मिलता है भीटा, इलाहाबाद, वैशाली, बिहार में मिले आर्कोलॉजिकल एविडेंस, अभिलेखीय साक्ष्य से। बुलंदशहर और इंदौर में तेलियों की अपनी श्रेणियां थी। बुलंदशहर यूपी और इंदौर मध्य प्रदेश में जो तेल बेचने वाले व्यापारी थे उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, श्रेणियां थी, ये ध्यान रखना। अब है सामंतों को 3 जिम्मेदारियां निभानी पड़ती। जो राजा होता उसके नीचे जो छोटे छोटे राजा होते, जिन्हें सिंगल वर्ड्स में सबके लिए कलेक्टिवली फ्यूडल सर्फ यानी सामंत कहते हैं। भले सामंतों की श्रेणियां कई थी पर सामंत कहते हैं। उनके 3 अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड किए गए थे टुवर्ड्स किंग। वो देखिए क्या क्या थे। तो सामंतों की 3 जिम्मेदारियां राजा के प्रति हुआ करती थी। पहला, दरबार में स्वयं उपस्थित होकर हाजिरी लगाना कि मैं रिप्रेजेंट हूं। चाहे वो राज अभिषेक का त्यौहार हो, कोई राजकीय त्यौहार हो, या कोई शादी विवाह का अवसर हो, या राजा ने बुलाया है, या समय समय पर। जरा गौर फरमाइए, आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति जी के पास समय समय पर जाकर मिलकर देश के भीतर चल रही गतिविधियों, संसद में चल रही गतिविधियों से अवगत कराना एक कर्तव्य होता है अनुच्छेद 78 के तहत। तो सिस्टम को समझिए, समझ आई बात। दूसरी अकाउंटेबिलिटी थी नजराना चढ़ाना। जब आप आ रहे हैं तो यूं ही नहीं खाली हाथ आएंगे, आप राजा साहब के लिए कुछ ना कुछ तोहफा, गिफ्ट, भेंट, नजराना लेके आएंगे जो उनको नजर करेंगे। और नजराना ये सेब, संतरा, मिठाई, एक किलो मिठाई ले लिया, 1 किलो केला ले लिया, वो नहीं होते। हीरे, जवाहरात, नायाब चीजें और धन होते थे। ये मतलब है। अब है तीसरा, व्यवहारार्थ अपनी पुत्री समर्पित करना। यानी राजा के साथ या राजा के पुत्र राजकुमारों के साथ या राज खानदान के संदर्भ में अपनी पुत्री भेंट करना। बिहारी मल ने जोधाबाई, हरखाबाई को अकबर को भेंट किया। ध्यान में समझेंगे। तो ये चीजें दिख रहा है, ये एक डेडिकेशन दिखाता है, लॉयल्टीज दिखाता है। तो ये बात है, पॉइंट क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये 3 उत्तरदायी सामंतों में थे, नजराना, पुत्री भेंट करना विवाह के अर्थ में, और दरबार में स्वयं उपस्थित होकर हाजिरी लगाना। ये नहीं रिप्रेजेंटेटिव है, वी हैव टू प्रेजेंट सेल्फ। अब है इनके जो मुहर थे, स्टेट एम्ब्लेम, वो गरुड़ था, ये याद रखिए। हून राजपूतों के 36 कुलों में धीरे धीरे समा गए। हून जो थे विदेशी थे, शक जो थे विदेशी थे, पहलव जो थे विदेशी थे, कुषाण जो थे विदेशी थे, पर यहाँ आकर के वॉरियर के रूप में आए तो क्षत्रिय धर्म अपनाया। पर फर्स्ट क्लास क्षत्रिय बने आके लोअर क्लास क्षत्रिय बने, और धीरे धीरे यहाँ के क्षत्रियता में घुल मिल करके राजपूतों के 36 कुल या क्षत्रियों के 36 कुल में जगह स्थान पा लिया, और वो भारतीय व्यवस्था में घुल मिल गए। तो ये याद रखना है। अब हम कह रहे हैं
शूद्रों की स्थिति में हम देखते हैं सुधार होता है। महाभारत, रामायण ये अब सुन सकते हैं। महाभारत, रामायण सुन सकते हैं शूद्र। सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। भागवत धर्म को अपना सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं, परंतु यज्ञ नहीं कर सकते। समझाइए, यज्ञ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इन्हें घरेलू धार्मिक संस्कारों को अनुष्ठानित करने का अधिकार मिला। अछूतों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। जो प्रवृत्ति गुप्त काल है, नंबर ऑफ अनटचेबल्स ग्रेट इंक्रीज्ड। अछूतों की संख्या में, अनटचेबल कास्ट में बहुत वृद्धि हुई। खासकर चंडाल एक नई 5वीं सदी में एक जाति उभर कर आई। जो मैंने पहले ही कहा था, इसमें क्या थी? ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र चांडाल की श्रेणी में रखे गए। यह सबसे निचला था। जाति क्रम में सबसे निम्नतम चांडाल की थी, जो गांव में नहीं रहते, गांव के बाहर, सीमा के बाहर रहते, किसी के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं। जब उसे गांव में एंट्री करनी होती थी तो रीजन क्या थे गांव में एंट्री करने का? जानवर मर गया है, ले जाओ खींच के खा लो, जूठन खा लो। नए कपड़े पहन नहीं सकता, पुराने कपड़े उसे दिए जाते थे। ये चंडालों की स्थिति। जब शहर में मतलब गांव में आते तो एक डंडा रखना पड़ता था और डंडे में घंटियां लगी हुई थी। जब भी आता था गांव में तो डंडा जमीन पर ठोकता था, जिससे घंटी बजती थी, यानी हम चंडाल गांव में आए। जो भी काम के लिए आया होगा तो लोग उससे दूर रहते। चंडाल के शैडो, उसकी बॉडी का शैडो भी अगर किसी ब्राह्मण क्षत्रिय पर पड़ गया तो चंडाल की मृत्यु किया जा सकता, हत्या की जा सकती थी। बात समझ में आई? चंडाल जानवरों के मांस पर ही पलता था, कभी नए कपड़े नहीं पहनता था। ऐसी परिस्थिति ला दी गई थी, गांव के बाहर रहता था। तो ये चंडालों का जिक्र है। अब आइए, स्त्रियों की क्या दशा थी वो देखिए। तो स्त्रियों की दशा को देखते हैं कि स्त्रियां भी कृष्ण की पूजा कर सकती थी, धार्मिक घरेलू अनुष्ठान में पति के साथ बैठ सकती थी, भाग ले सकती थी। उच्च वर्गों में स्वतंत्र जीवन निर्वाह असंभव हो गया था स्त्रियों की। जैसे हम लोग मिडिल अपर क्लास है, तो हम लोग में क्या है, बड़े लोगों में स्त्रियां आज विधवा हो गई तो गई, उनकी स्वतंत्रता छिन गई, उनके पहनने वहनने के शौक खत्म हो गए, बाल मुड़ा दिए जाएंगे, बाल कट गए, सफेद साड़ी पहनेंगे, मांस मछली प्याज लहसुन का भोजन नहीं करेंगी जो गर्म होता है, सेक्सुअलिटी न बढ़ जाए और इसलिए कहीं गलत न कर जाए। तो अब वो एक संपत्ति के तौर पे, शो के संपत्ति के तौर पे शोकेस में रखने वाली स्त्री हो गई। भले वो माँ है बेटे की, बेटियां की, पर वो कितने भी सगुन कार्य अच्छे होंगे, मुहूर्त वाले कार्य, शादी विवाह वगैरह, लोगों के सामने नहीं आएगी। अलग थाली बाटी सब अलग होगा, वो बिल्कुल सात्विक हो गई, सिंपल भोजन करेगी। ये सब हालात हो गए। समझ में आई बात? तो विधवा अलग हो जाती। तो यानी स्वतंत्रता गई ना, यानी उच्च वर्ग में स्त्रियों की स्वतंत्रता कम पड़ गई। जो पुरुष ने कहा, जो बाप ने कहा, जो पति ने कहा, बाद में जो बेटे ने कहा वही, या जो बड़े भाई ने कहा वही करेगी। संपत्ति में हक भी नहीं होता, समय के साथ दिए जाने लगे। जबकि छोटी जात में, दलित समुदाय में, अनुसूचित जाति, निम्न जाति में स्त्रियां जो थी वो ज्यादा स्वतंत्र थी। एक के बदले 4 विवाह कर ले, एक को छोड़ के दूसरा कर ले, एक छोड़ दिया तो दूसरे से कर ले, सगाई होती रहती थी, शादी होती रहती थी। वो लेबर के तौर पे खेत में काम कर रही है, शिल्पियों के साथ काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, तो धन उपार्जन कर रही है। स्वतंत्र जीवी वो है। वो बीड़ी सिगरेट भी ज्यादा पीती है, तंबाकू खैनी भी खाती है, किसी को चाहे तो खूब गड़िया सकती है, गाली दे सकती है, पर मिडिल क्लास में ये सब पैक्ट। आज भी हमारे दलित समाज की स्त्रियां ज्यादा स्वतंत्र है। बात समझाए तो मायने रखता है। अब आइए, और आप मिस मायावती को ही देख लीजिए।
वो कितनी स्वतंत्र हैं, जो चाहे बोल लें। और वहीं पर आप सुषमा स्वराज को, स्मृति ईरानी को देख लीजिए, चाह के भी ज्यादा नहीं बोल सकते। समझ में आ रही है? तो मायने रखता है। अब आइए, तो उच्च वर्णों में बहुत बाद में चल के देखते हैं, बहुपत्नी व्यवस्था आ गई, एक पुरुष कई शादियां करता था। तो ये चीज है। अब आइए, कात्यायन स्मृति है। मिस्टर कात्यायन ने एक पुस्तक लिखी जो कानून से रिलेटेड है, उत्तराधिकारी के नियम से। तो कात्यायन रहते, जो कात्यायन स्मृति है, जो 6वीं शताब्दी में लिखी गई, और स्त्री अपने स्त्री धन के साथ, अपनी अचल संपत्ति के साथ तथा बचे तथा गिरवी रख सकती है या बेच सकती है। यानी कात्यायन स्मृति ने स्त्रियों को बाद में चल के कहा कि जो स्त्री के नाम से धन है उसको वो बेच सकती है, मॉर्गेज गिरवी रख सकती है। बात समझ में आई? ऐसा कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा आपको कि ये गुप्त काल में सारे चेंजेस दिख रहे हैं और इंपॉर्टेंट है। अब और आगे देखिए क्या होता है गुप्त काल में, और क्या क्या समस्याएं आई। गुप्त काल में बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ और राजाश्रय मिलना बंद हो गया। राजाओं का आश्रय, पेट्रोनेज बाय द किंग और किंगडम्स रिड्यूस्ड। अब राजा लोग बौद्ध धर्म को आश्रय नहीं दे रहे, खास तौर से मगध में, ठीक है, बिल्कुल नहीं। महायानों ने बहुत सी पद्धतियां हिंदुओं से अपना ली। जब आश्रय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, हम आपके जैसे हो लेंगे, तो कुछ आश्रय मिल गया। तो ये चीज है, जो अमित शाह के जैसे सोचेगा, जो मोदी जी के जैसे रहेगा, जो राहुल बाबा के चिंतन शैली में अपने राग में राग मिलाएगा, राग दरबारी बन जाएगा, जो सोनिया जी के हाँ में हाँ मिलाएगा, जो दिग्विजय के तलवे चाटेगा, वो सभी कौन हो जाएंगे, उनके जैसे हो जाएंगे। उनको उनके लिए प्रॉफिट मिल जाएगा, वो राजनेता हो जाएंगे, वार्ड कमिश्नर हो जाएंगे, ठेकेदार हो जाएंगे, पैसा कमाने का गुण वो दे देंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, भ्रष्टाचार के अंग हो जाएंगे। बात समझाइए, गौर फरमाइए जो मैं बड़ी बात कह रहा हूं। तो बौद्ध धर्म को अब नहीं मिल रहा है, तो बौद्ध धर्म क्या करेगा, हिंदू धर्म जैसा ही चीजें अपना लेगा ताकि लोग एक्सेप्ट करते लगे। मैं केरल जाता हूं, मलयालम बोलना शुरू कर देता हूं, क्यों, ताकि वहां के लोगों को फीलिंग हो अपने का। मैं जैसे ही ट्रेन से या गाड़ी से या जैसे भी अपने बिहार में एंट्री लेता हूं, यूपी में एंट्री लेता हूं, तो दिल्ली की भाषा का त्याग करते हुए यूपी की भाषा, और यूपी से जब बिहार के बॉर्डर में जाता हूं तो बिहार की भाषा, और जब दरभंगा क्षेत्र में आते हैं तो मैथिली, वहां की जो लोकल भाषा है। इस तरह से मैं अपने 1100 किलोमीटर के दिल्ली टू बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जर्नी में मैं 3 से 4 भाषाओं को अप्लाई कर देता हूं। समझ में आई बात? और उसी तरह से मैं जब नानी गांव अपने केरला जाता हूं ट्रेन से, तो भी ऐसी भाषा का अप्लाई करता हूं, ठीक है, उधर की ओर भाषा बढ़ती जाती है। क्यों, समझ गया? तो बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना बंद हो गया और बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने हिंदू धर्म की कई चीजों को अपना लिया, ठीक है। हिंदू धर्म के कई चीजों को अपना लिया, पद्धतियों को। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास मौर्योत्तर काल में हुआ, लेकिन गुप्त काल में प्रकाश था। भागवत धर्म का मतलब है भक्ति की शुरुआत, और ये भक्ति कृष्ण की भक्ति है, विष्णु की भक्ति है, शैव भक्ति है, खास करके विष्णु की भक्ति की शुरुआत। और इसी समय कुल मिलाकर के 10 अवतारों का जिक्र आता है, यानी 10 अवतार ऑफ विष्णु। तो एक्चुअली विष्णु का 10 अवतार का जिक्र कब आता है, इसी के समय आता है। यही याद रखने की चीज है, इंपॉर्टेंट। विष्णु के 10 अवतार की परिकल्पना संपूर्णतः कब दिखी, गुप्त काल। महाभारत पुस्तक अंततः कब लिखी गई, जो आज हमारे पास एडिशन है, गुप्त काल। महाभारत का सबसे पुराना नाम जय संहिता था, जिसमें 24,000 श्लोक थे। श्लोक समय के साथ उसका नाम पड़ा भारत, और श्लोकों की संख्या बढ़कर 48,000 हो गई। गुप्त काल में आकर उसका नाम पड़ा महाभारत, और श्लोकों की संख्या बढ़ करके अब 98,000 हो गया, नियर अबाउट 1 लाख। और अब उसे उसके 1 लाख
के लगभग होने की वजह से एक निक नेम दिया गया, शत सहस्त्र संहिता। शत मतलब शतक, सेंचुरी, 100। सहस्त्र मतलब 1000, हजार, सहस्त्र बुद्धि नामा। तो शत सहस्त्र संहिता पुस्तक यानी 1,00,000 श्लोकों वाली पुस्तक, यानी 100,000 श्लोकों वाली पुस्तक, शत सहस्त्र संहिता। इट इज द निक नेम ऑफ द महाभारत। महाभारत अपना अंतिम रूप गुप्त काल में, और नाम क्या पड़ा? महाभारत। और निक नेम पड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक, दुनिया की सबसे बड़ी किताब है महाभारत। नॉट इन साइज, नंबर ऑफ श्लोकास 98,000, यानी लगभग 1,00,000। तो ये याद रखना। अब महाभारत में 18 चैप्टर, 18 जो है क्या कहलाते हैं? पर्व कहलाते हैं। 18 पर्व, 18 दिन के युद्ध के अंदाज में। अब भाई रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है, वो भी अपना अंतिम रूप इसी समय लिया। और रामायण में पहले 6,000 श्लोक होते, बढ़ करके 12,000 हुए, और गुप्त काल में 24,000 श्लोक हो गए, और इसी काल में अंतिम रूप पाया। भवभूति ने उत्तर रामायण इसी काल में लिखी। बात समझ आ रही है हमारी? तो ये चीज है। 10 विष्णु के अवतारों का जिक्र जो पहले ही कर चुका हूं, इसी समय में आया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की थ्योरी इसी समय में आई। पंचदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और शक्ति देवी इसी समय में आई। पंचायतन श्रेणी के मंदिर और मंदिर की वास्तुकला इसी समय में आई। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें इसी समय में आई। कंसेप्ट ऑफ कलयुगा, दैट इज द लेटर गुप्ता एरा, इज कॉल्ड द कलयुग। ठीक है। समांतवाद अपने विस्तृत रूप में स्थापित हुआ गुप्त काल में। अब आइए आगे बात करते हैं। विष्णु जो वैदिक काल के एक गौण देवता थे, पहली सेकंड सेंचुरी में आकर ईसा पूर्व में वो नारायण, आदिवासियों के देवता नारायण से मिलकर एक हो गए और कहलाए नारायण विष्णु। ठीक है। नारायण को भागवत और उपासक को भागवत कहते, पुरुष भागवत और स्त्री को भगवती। तो नारायण विष्णु की जो पूजा करते, उनकी भक्ति करते, उनमें पुरुषों को, पुरुष भक्त को क्या कहते हैं? भगवत। और स्त्री भक्त को क्या कहते हैं? भगवती। तभी तो हे भाग्यवान, हे भगवती, ये आज भी चलता रहा। आगे चलकर विष्णु एक पौराणिक महापुरुष के रूप में वृष्णि कुल के कबीले के कृष्ण से जुड़ गए। यानी विष्णु को वृष्णि कुल के वीर श्री कृष्ण से तुलना करके, सिमिलैरिटी स्थापित करके उनके साथ जोड़ दिया। तो कृष्ण ही विष्णु के अवतार हो गए। तो कृष्ण वृष्णि कुल से थे, मथुरा से थे, सूरसेन से थे। अब आइए, अब हम देखते हैं 6ठी शताब्दी में आकर विष्णु की गणना त्रिदेव में होने लगी। यानी द लास्ट फेज ऑफ द गुप्ता एरा, द विष्णु कम अंडर द त्रिदेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखते हैं, यही समय है जब विष्णु को तुलसी के पत्ते, ठीक है ना, तुलसी दलम, तुलसी के पत्ते चढ़ाने लगे और घंटा बजाने लगे। याद रखिएगा, यही विष्णु जो है आदिवासी के संदर्भ में सत्यनारायण कहलाए। नारायण विष्णु, सत्यनारायण। तो सत्यनारायण की जो कथा होती है, पूजा होता है, घर घर में होता है, लोग करते हैं आज भी। इफ यू डोंट माइंड, मैं तो समाज के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, बुरा किसी को नहीं मानना है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सोचना है। आज भी मोस्टली यज्ञ, आहुति, पूजा पाठ, ये जो है मोस्टली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक देखते हैं। शूद्रों में ये चीजें नहीं करवाते। अब क्यों नहीं करवाते? ये सबका अपना जीवन पद्धति है, पर ये आज भी फर्क आपको दिखेगा। आज भी हमारे दलित समुदाय के लोग बहुत सारे जो हैं, गांव में मंदिर रहते हुए भी मंदिर ओपन है सबके लिए, जाते नहीं है। मैं खुद कहता हूं, मेरे पिताजी गांव में मंदिर बनाए। मेरे गांव में मंदिर नहीं था तो पिताजी ने मंदिर बनाए, और अपना घर बनाने से पहले मंदिर बनाए।
पक्के ईंटों का, गांव में किसी का घर जल्दी नहीं था, एक ही व्यक्ति के पास था। तो मेरे पिताजी जब सोचे कि अपना पक्के का घर बनाएंगे, डॉक्टर थे, कुछ कमाना शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मंदिर बनाते हैं। तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पहले मंदिर बनाए, सार्वजनिक, अपना पर्सनल नहीं, सबके लिए। फिर जाके अपना घर बनाए। हनुमान जी का मंदिर है, कृष्ण का है, राम जी का है, माँ काली का है, शंकर जी का है, पंचरत्न मंदिर है। आज हमारे गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और मोस्टली लोग जाते हैं, लेकिन जो हमारे दलित समुदाय के लोग हैं नहीं जाते। जाना चाहिए, आध्यात्मिक शांति मिलती है, ठीक है ना। तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी जा सकता है, भगवान तो सबके हैं, ठीक है। तो ध्यान में देना है। अब सुनिए, भागवत घर तुल्य कुलुचो, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। भागवत घर मध्यकाल में पूर्वी भारत में जहां तहां विष्णु की पूजा और उनकी लीलाओं का वर्णन होने लगा और उस स्थान विशेष को भागवत घर कहा जाने लगा। यानी गुप्त काल के अंतिम फेज में आते आते विष्णु की जगह जगह भारत में पूजा होने लगी, पूरे मध्य भारत में, उत्तर भारत में। और जहां भी भागवत धर्म से रिलेटेड पूजा स्थल बनाए गए, उनकी मूर्तियां लगाई गई, उसे भागवत घर कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम देखते हैं तुल्य कुलीजों, एक शब्द आया है, गौर फरमाइएगा, यहां से हॉट क्वेश्चन है। तुल्य कुलीजों चंद्रगुप्त के भाइयों के लिए यूज हुआ है। तुल्य कुलीजों का मतलब क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भाइयों के लिए तुल्य कुलीजों का जिक्र हुआ है। पुष्यमित्र में गुप्तों की लक्ष्मी को विचलित कर दिया। पुष्यमित्रों ने तो गुप्तों की, ये रखना है। अब अगला है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, मलेच्छों पर यानी हूनों पर स्कंदगुप्त की विजय गाथा है। ये इंपॉर्टेंट। स्कंदगुप्त के समय का जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि मलेच्छों पर यानी कि हूनों पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। और यही जूनागढ़ है। कहोम अभिलेख, कहोम इंस्क्रिप्शन, यह स्कंदगुप्त ने जो है इन हूनों को पराजित करके अपना शक्रादित्य उपाधि लिया। शक्रादित्य उपाधि का मतलब हो गया इंद्रादित्य, इंद्र का नाम लिया, शक्रादित्य उपाधि लिया, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने चीन के दरबार में अपना एक राजदूत भी भेजा। ये बहुत यूनिक है, याद रखिएगा। चीन के दरबार में अपना राजदूत भेजने वाला वह गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त, व्यापार वाणिज्य के लिए। आई वुड लाइक टू बी से, मैं क्यों आपको गुप्त फोकस कर रहा हूं? एक तो ये टर्निंग पॉइंट है, दूसरा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली यूपी के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के तो हैं, ये सब क्षेत्र गुप्तों का है और वहां के वो लोकल हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है और सवाल बनता है, उस पर ध्यान देंगे। अब आइए, शबर जाति थी, जनजाति, शबर ट्राइब्स, तो विंध्य क्षेत्र में थे। ये अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। शबर, पुलिंद, ये दो ऐसी जनजातियां थी जो विंध्यांचल क्षेत्र की थी और ये अपने देवताओं की पूजा के लिए इंसानों को मारकर चढ़ा देते थे। तो शबर जनजाति उस टाइम में थी। अब आइए, रघुवंशम में कालिदास ने लिखा है, स्त्रियां अपने पति की सचिव, सखी, प्रिय, शिष्या कही गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूपीपीसीएस का तो ये इस टाइप के क्वेश्चन फिक्स्ड रहते हैं। कालिदास रचित रघुवंशम पुस्तक में स्त्रियों को अपने पति की सचिव, सखी, प्रिया, शिष्या के तौर पर देखा गया है। सचिव मतलब सहायिका, हेल्पिंग हैंड, असिस्टेंट, और सखी मतलब सहेली, सखी, दोस्त, फ्रेंड। प्रिय मतलब है जो उसकी सबसे निकट हो, सबसे प्रिय हो, वल्लभ। और शिष्या यानी पति की एक तरह से वो शिष्या है और शिष्या के तौर पर समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो एज कम होता था पत्नियों का उस समय में और पुरुषों का ज्यादा, तो अनुभव के आधार पर गुरु शिष्य जैसी स्थिति आ गई। तो इस हर तरह से पत्नी को देखा गया है, यानी हर चीज। अब आइए,
माधवी नाम की एक स्त्री आती है जो चित्रकार और संस्कृत भाषी थी। अमरकोश में शिक्षिकाओं के वर्णन हैं। अमरकोश में शिक्षिकाओं के वर्णन हैं। कात्यायन ने पत्नी को धनहरी कहा है। कात्यायन स्मृति में कात्यायन ने पत्नी को क्या कहा है? धनहरी, यानी धन उसके नाम भी हो सकता है। स्त्री धन, भूमिहार जो भूमि को हरण करे। हरण मतलब लेना, ठीक है ना। अब है नारद स्मृति में विधवाओं का पालन राजा द्वारा होना चाहिए। नारद स्मृति में कहा गया है कि विधवाओं का पूरा ख्याल राज्य रखे। राजा यानी राज्य रखे। आज देखिए हम विधवाओं को पेंशन देते हैं। अब देखिए हमारे संतोष बाबू नहीं रहे, हमारे 20 जवान शहीद हुए अभी अभी, गलवान के शहीद। तो उनकी विधवाओं को आज हम मुआवजा दिए हैं, नौकरी दे रहे हैं, और उनको वो मान सम्मान भी, व्यापार वाणिज्य का जो है भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जैसे वो जीना चाहें वैसे कर सकती हैं। तो उनको हम कहीं ना कहीं जो है ख्याल रखने की कोशिश करें। कौन? स्टेट। और स्टेट किससे बनता है? हमारे और आपसे। तो कहने का मतलब है विधवा, विकलांग, बुजुर्ग, जो दिव्यांग हैं, ये सब हमारे समाज के ही अंग हैं और उनका ख्याल समाज मिल करके करे। लेकिन समाज को आर्थिक राजनीतिक संचालन का अधिकार हमने राज्य को दिया है, यानी स्टेट को दिया है, यानी सरकार को दिया है। तो सरकार देखना यानी हम और आप देखना। तो ये नारद स्मृति कहता है विधवाओं का पालन राजा द्वारा होना चाहिए। दशा अवतार मंदिर का शिखर जो झांसी देवगढ़ में है, प्रथम उदाहरण है शिखर का। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला आई और दशा अवतार मंदिर जो विष्णु के 10 अवतारों का देवगढ़ में है। देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है, जहां पे शिखर जो है ये हम देखते हैं कि मंदिर शिखर का ये पहला उदाहरण है भारत में। हॉट क्वेश्चन। अजंता की चित्रकला में 3 विषय हैं। देयर आर 3 सब्जेक्ट्स ऑफ द पेंटिंग ऑफ अजंता: प्रकृति, बुद्ध, बोधिसत्व और जातक कथाएं। यानी प्रकृति, नेचर को बहुत देखा गया वहां। बुद्ध और बोधिसत्व, भगवान बुद्ध और जो बुद्ध के बोधिसत्व हुए। बोधिसत्व का मतलब हुआ दिंडनाग हुए, कुमारजीव हुए, वसुमित्र हुए, नागार्जुन हुए। ये सब जो बौद्ध धर्म के बड़े बड़े आचार्य हुए बोधिसत्व कहलाए, ठीक है। और यक्ष वगैरह का। तथा तीसरा जो है जातक कथा है। जातक कथाएं तो बताए थे, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं 500 से ज्यादा, जो जातक कथा में उस पर आधारित बहुत सारी पेंटिंग है। अब आइए पुराण, वैष्णव पुराण, ठीक है, तो निर्वाण प्राप्ति की बात करता है। वैष्णव पुराण जो है, पुराण 18 है, उसमें जो वैष्णव पुराण है कैसे जीवन में निर्वाण करें, मोक्ष प्राप्त करें, उसकी बात करता है। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड की चर्चा, उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति। इसमें ब्रह्मांड की चर्चा है और हर मनुष्य का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति है। स्वर्ग क्या है? यथा स्थिति, यानी पानी में रह के भी पानी में ना भीगे। शैव पुराण, नरक की प्राप्ति। शैव पुराण में बताया गया कि आप क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको नरक मिल सकता है। फिर है ब्रह्म पुराण या आदि पुराण, धार्मिक स्थलों का महात्म की चर्चा। तो जो ब्रह्म पुराण है और जो आदि पुराण है उसमें हमें ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे डेवलप हुए, विकसित हुए, उद्भव हुए, उनका भी, और यह भी बताया गया है कि धार्मिक स्थलों का महत्व क्या है। अब बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, काशी विश्वनाथ का, हरिद्वार का, इन सब का, त्र्यंबकेश्वर का, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताता है। अब आइए अगला है बेटा अग्नि पुराण। इसमें आदि, ठीक है, स्मृति, रीति रिवाज, मृत्यु, चिकित्सा, कानून, राजनीति, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है। तो अग्नि पुराण जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें शादी विवाह का जिक्र है, सामाजिक रीति रिवाजों का जिक्र है, मृत्यु, चिकित्सा, कानून, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी,
इन सब का जिक्र है। सो अग्नि पुराण इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग पुराण शिवलिंग की पूजा का वर्णन है। शिवलिंग की पूजा का महात्म, इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ शिवलिंगा, दैट इज मेंशन इन लिंग पुराण। गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्ति का साधन है। गरुड़ पुराण जो है, जिसके 9 दिन या 8 दिन पाठ होते हैं, इसमें दिया है कि मृत्यु के बाद जीवन कहां जाता है, आत्मा क्या होती है, कहां भटकती है, कब स्वर्ग होता है, कितने दिन हमारे आसपास ही भटकती रहती है। ऐसे ढेर सारी बातें दी गई है। जरा गौर फरमाइएगा, जब हम रॉकेट छोड़ते हैं, गौर फरमाइएगा, रॉकेट छोड़ते हैं तो डायरेक्ट पृथ्वी से यूं चांद पे नहीं चला जाता कोई ऑब्जेक्ट्स, शटल। वो पहले हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल के घेरा बनाता है और फिर चला जाता है, मान लेते हैं चांद के पास आ गया। अब चांद के पास आया तो धीरे 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 उसके नजदीक आएगा, तब स्टैकिंग। समझ में आई? तो इधर घेरे को, गुरुत्वाकर्षण के घेरे को डिस्टेंस फील करते हुए, वो फिर डिस्टेंस से जो है नजदीक फील करते हुए जाती है, डायरेक्ट यहां से यहां नहीं होता। ठीक है ना? यानी आत्मा जो है कहीं ना कहीं हमारे आसपास समुदाय में भटकती रहती है। फिर जैसे हम सारा दाह संस्कार की क्रिया 11वीं 12वीं 13वीं 9 भोज भात करते हैं, तो जैसे पिंड ओके कर देते हैं तो कहते हैं ये अब आत्मा बिल्कुल हट जाती है। अब ऐसा है, अब ये विज्ञान ही तय करेगा कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ये फीलिंग्स होती है, आभास होता है कुछ लोगों को। चलिए अब आते हैं ऐतिहासिक वर्णन वाले पुराण। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पुराण इंपॉर्टेंट है जिसमें भारतीय इतिहास आपको नजर आएगा। वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। ये याद रखिए, वायु, ब्रह्मांड, विष्णु, मत्स्य पुराण। पुराणों की रचना प्रारंभ में प्राकृत भाषा में की गई, बाद में संस्कृत में की जाने लगी। तो पुराण इन द बिगिनिंग में प्राकृत भाषा में लिखे गए, बाद में संस्कृत भाषा। पुराणों की रचना प्रारंभ में प्राकृत में, बाद में संस्कृत में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्रश्रवा और लोमहर्ष को वेद पुराणों की जानकारी वेद व्यास से प्राप्त हुई। ध्यान देंगे, उग्र शर्वा नाम के एक व्यक्ति हुए और लोमहर्ष ऋषि नाम के एक व्यक्ति हुए। इन दोनों को पुराणों के बारे में जानकारी जो है वेद व्यास ने दी। महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की जानकारी किसको दिया? लोमहर्ष ऋषि और अग्र या उग्र श्रवा को। लोमहर्ष ऋषि के शिष्य थे उग्र श्रवा। कात्यायन राजा को इसलिए कर मिलना चाहिए क्योंकि वह जमीन का मालिक है। कौन सी स्मृति है जो यह कहता है कि राजा जमीन का मालिक है अतः उसे कर लेने का अधिकार है? कात्यायन स्मृति। ये सब एकदम यूपी का हॉट क्वेश्चन होता है, यूपी पीसीएस का। अब आइए, गुप्त राजाओं की शक्ति पर अंकुश ब्राह्मण श्रेणी, संघ, सभा और सामंत लगाते थे। बिल्कुल, गुप्त राजाओं पर अंकुश लगा लगा के तो सामंत इतने ताकतवर हो गए और सामंती व्यवस्था स्थापित हो गई। अब राजा को महाराजा धीराज का शपथ लेना पड़ा है क्योंकि सामंत अब राजा हो गए। हाथी सिर्फ राजा पालते थे, गुप्त काल में आखिरी आते आते अब जमींदार सामंत हाथी पाल सकते थे, नमक पर टैक्स ले सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें। नहीं तो पहले नमक पर सिर्फ राजा का अधिकार था टैक्स वैक्स लेने का, नमक का कारोबार सिर्फ वही करे, लेकिन अब ये छिटपुट होते गए। अब आइए, मंत्री परिषद का उल्लेख कामंदक के नीतिशार में है और यह अभिलेख में नहीं है। पूरे गुप्त काल में कहीं भी कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिला जिसमें मंत्री व्यवस्था कैसे चलती थी, मंत्रालय के बारे में जिक्र नहीं है। पर हाँ, कामंदक ने जो एक पुस्तक नीतिसार लिखी उसमें मंत्री परिषद का जिक्र है कि मंत्री व्यवस्था कैसे चलती थी, बिल्कुल वैसे जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसी सबको ध्यान में रखते हुए कामंदक के नीतिसार की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। हरिसेन 3 पदों पर था, कुमारामात्य, महादंड नायक, संधि विग्रहक और पोएट लॉरिएट, राजकवि तो था। ठीक है ना? ये पद वंशानुगत होते थे समुद्रगुप्त के समय में। कुमारामात्य पद की तुलना मौर्यों के महामात्य तथा सातवाहनों के अमात्य से की जाती है।
यानी गुप्तों का जो कुमारामात्य पद है दैट इज इक्वल टू महामात्य ऑफ मौर्य एंड अमात्य ऑफ शातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन का अमात्य, मौर्य काल का महामात्य और गुप्त काल का कुमारामात्य, तीनों एक ही पद है। मंत्री पद तथा सचिव पद वंशानुगत होते थे। आज भी पॉलिटिक्स वंशानुगत होने जा रहा है। महाबलाधिकृत, ये सैन्य अधिकारी था, एक नव सृजित पद था। महाबलाधिकृत सैन्य अधिकारी का। श्री रंग भंडागारीकरण यानी सैनिक स्टोर का रक्षक। जो डिपो है ना, आज हमारे सैनिक डिपो है जगह जगह पे, तो सैनिक डिपो जैसे केशवपुर डिपो है, टीकमगढ़ का डिपो है, चंडीगढ़ में डिपो है जहां पे आयुध, ऑर्डिनेंस, हथियार रखे जाते हैं। तो उन डिपो का जो चीफ होता था, यानी सैन्य सामानों, साजो सामान का स्टोर का जो चीफ होता, उसे कहते थे रंग भंडागारिक विधिकरण। ठीक है। अगला है अधिकारी को नकद और भुरासव के रूप में वेतन मिलता। कैश भी मिलते थे कहीं कहीं, लेकिन जनरली लैंड मिलते थे भुरासव के तौर पर। पीलूपति, बेटा पीलू का मतलब हाथी होता है, पति मतलब स्वामी, मालिक। पीलूपति यानी हस्ती सेना का चीफ, पीलूपति। तो क्या है, एलिफेंट जो आर्मी थी उसका चीफ। पुस्तपाल, पुस्तपाल मतलब लेखापाल जैसे होता है, तो लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति। तो पुस्तपाल कौन होता, जो सारी अकाउंटिंग रखता, तो अकाउंटेंट को पुस्तपाल। ग्राम अक्ष पालाधिकृत, गांव के लेवल पे जो लेखा जोखा रखता उसको ग्राम अक्ष पालाधिकृत कहते। आज इसे पटवारी कहते हैं। आयुक्तक या विनियुक्तक ये शब्द है। ये दो अधिकारी थे बंगाल और गुजरात में भूमि के क्रय विक्रय के संबंधित अधिकारी। बंगाल में आयुक्तक और गुजरात में विनियुक्तक नाम के दो अधिकारी थे जो उस क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित अधिकारी थे। आज जो रजिस्ट्रार जनरल होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको रजिस्ट्रार कहते हैं, जमीन की बिक्री वगैरह कहां होता है। देश अक्ष पातालाधिकृत, देश मतलब होता है छोटा गांव, सबर्बन, टाउन से दूर। तो देश अक्ष पातालाधिकृत, इसका मतलब हुआ पटवारी। आज का जो लेखपाल है, पटवारी है, कहीं कानूनगो कहते हैं, ये था। दिवीर, दिवीर शब्द का अर्थ है कार्णिक, और कार्णिक का अर्थ है कायस्थ, और कायस्थ का अर्थ हुआ लेखक। तो गुप्त काल में लेखक को, जो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करते खासकर भुरासव विभाग से, उसे दिवीर कहा था। दिवीर का मतलब लेखक यानी कर्णिक यानी कायस्थ जाति। ये सब राजस्व विभाग में रहते हैं। तो याद, कुल मिलाकर देखिए, कायस्थ, कर्णिक, दिवीर, ये सब कहां रहते थे, राजस्व विभाग। हिरण्य सामुदायिक, हिरण्य मतलब नकद कर, कैश, टैक्स इन कैश। दोज आर कलेक्टिंग द हिरण्य, दैट्स कॉल्ड हिरण्य सामुदायिक, यानी नकद कर वसूलने वाला अधिकारी। औद्योगिक, जिन्स में कर वसूलने वाला। औद्योगिक मतलब जो वस्तुओं में कर वसूलता है। शालिकिक, वस्तुओं पर चुंगी वसूलने वाला, वस्तु है उस पर चुंगी जो वसूलेगा। शॉलकिक, ठीक है ना। अब है आपका अगला है आपका ग्रामिक, तो हो गया। ग्रामिक, महत्तम, महत, महत्तर, यानी ब्राह्मण और कायस्थों को जनरली महत्तर कहा गया है। महत्तर मतलब महत्वपूर्ण लोग, इंपॉर्टेंट पर्सन, समझ आया, प्रोमिनेंट पर्सन, तो महत्तर। देखिए आप लोग महत्तर सदस्य हैं। आज भी संगीत नाटक अकादमी में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो संगीत नाटक अकादमी का महत्तर सदस्य कहलाता है। महत्तर सदस्यता यानी सबसे महत्वपूर्ण, 40 लोगों को एट ए टाइम सदस्यता मिलती है संगीत नाटक अकादमी में, जो टॉप पोजीशन है, महत्तर सदस्यता। तो महत्तर मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति। नहीं कहते
अरे आपका तो बड़ा महत्तर है। गांव घर में यही भाषा चलती है, हम लोग कहते हैं महत्व। अब आइए, जनपद अपने सिक्के जारी कर सकता था तथा संघीय सभा भी। कहने का मतलब केंद्र भी और जनपद स्तर पे भी सिक्के जारी किए जा सकते थे, ये ध्यान रखना। वाह नायक हरि, वाह नायक हरि का अर्थ क्या? तो राजा को मालवाहक भेजने वाले गांव का अध्यक्ष, यानी राजा को मालवाहक यानी जो सामान भेजता था राजा के लिए, वो अधिकारी जो गांव में होता है उसको क्या कहते हैं? वाह नायक हरि। पूरपाल यानी शहरी प्रशासन का जो है देखभाल करने वाला। पूर मतलब राजधानी यानी शहर, तो पूरपाल शहरी प्रशासन को देखने वाला अधिकारी। कुलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलिक का अर्थ है शिल्पी। दंडपाशिक इसका अर्थ है क्या? पुलिस। दंडपाशिक मतलब पुलिस। पुलिस को हिंदी में आरक्षी कहते हैं। तो आरक्षी यानी पुलिस, जिसको कहा गया गुप्त काल में दंडपाशिक। ठीक है। अब अगला जो है विन्यास स्थिति स्थापक। विन्यास स्थिति स्थापक, विनय मतलब होता है आचरण, जो आचरण को स्थापित करे, यानी सिटी मैजिस्ट्रेट, यानी शहर का जो सबसे मुख्य मैजिस्ट्रेट होता है, जिसको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं, सिटी मैजिस्ट्रेट कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, नहीं, वो क्या कहलाता था? विन्यास स्थित संस्थापक। गुप्त काल में प्राइवेट प्रॉपर्टी जमीन की शुरुआत हो गई। नालंदा दीवानी कोर्ट का मुख्यालय था। दीवानी कोर्ट का मुख्यालय नालंदा था, इंपॉर्टेंट है। 3 स्तर के कोर्ट, ठीक है। तो 3 स्तर का कुल, श्रेणी, पुग। कुल, श्रेणी, पुग, ये 3 अलग अलग स्तर। जैसे आज कहते हैं ना एनवायरमेंटल कोर्ट, एनजीटी कहते हैं ना, ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अलग है। अब देखिए अलग अलग आर्मी के कोर्ट अलग हैं, स्पेशल कोर्ट अलग हैं, कितने सारे कोर्ट्स हैं। फैमिली कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है। प्रवरशेन वाकाटक 5वीं सदी, राजा द्वारा राजस्व के सभी स्रोतों से अपने अधिकार त्यागने की शुरुआत हुई। प्रवरशेन का वाकाटक का इतिहास पढ़ें तो देखते हैं राजा अपने बहुत सारे राजस्व से जुड़े वसूली अधिकार को त्याग करके सामंतों को दे दिया 5th सेंचुरी से। अब है अभियंतर विधि, सॉरी अभियंतर सिद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियंतर सिद्धि क्या है? दीवानी और फौजदारी मामले दोनों पर गृहता का अधिकार। जब कोई जमीन ब्राह्मण को दान दिया जाता तो उसे यह भी होता कि दीवानी और फौजदारी कोई भी मुकदमे, न्यायिक व्यवस्था वहां पर उत्पन्न होती है तो यह भी उसका ब्राह्मण जो है, जो उस एरिया का मालिक है, जिसको ग्राम दे ब्रह्म दे जमीन दिया गया, वही जुडिशियरी का भी काम करेगा। दीवानी फौजदारी दोनों का जो है वही काम करेगा। जो अब जाके 30-40 साल पहले ये सब सिस्टम टूटा है। बात समझाइए। अब आइए सदंड दश अपराध। सदंड दश अपराध यानी गृहीता को केवल फौजदारी मामलों पर अधिकार, सिर्फ फौजदारी मामलों पर अधिकार दिया गया था। गृहीता मतलब जो ग्रहण किया ब्रह्मदेव भूमि। इंदौर दान पत्र से पता चलता है कि स्कंदगुप्त का समय उप सामंतवाद का साक्ष्य देता है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है। चम्मक ताम्र पत्र से पता चलता है कि प्रवरशेन द्वितीय गृहीता के धर्मेत्तर कर्तव्यों का उल्लेख करता है। यह आपके लिए नहीं है। अब आइए नाटक और नाटककार या कवि। आप भी जानते हैं कालिदास बहुत बड़े नाटककार हुए, भवभूति भी हुए, भारवी महाकवि भारवी हुए, जो किरात अर्जुनियम नाम की किताब लिखी। भाष बहुत इंपॉर्टेंट हुए। गद्य लेखन में दंडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे। सुबधु भी अच्छे राइटर थे। बान भट्ट भी अच्छे राइटर हुए। व्याकरण विद्वान, जो व्याकरण पर ज्यादा ध्यान दिए, हम देखते राजा भर्तृहरि जो साहित्यकार भी थे। वामन और चंद्र ये सब बड़े व्याकरणाचार्य थे। अलंकरण विद्वान यानी साहित्य में तरह तरह के अलंकरण भरे, वो भामा नाम के बहुत बड़े विद्वान थे। टीकाकार यानी जिसको हम लोग लेक्कोग्राफर कहते हैं, टीका कमेंटेटर, जो कमेंट बुक लिखा। अमर सिंह ने लिखा, असहाय ने लिखा, गौरपात ने लिखा।
बहुत सारे फिलोसफर हुए गुप्त काल में। गौड़पाल, ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, गौड़, ठीक है। अब पाल टाइटल था, पाल वंश होता है ना बंगाल में, तो पाल टाइटल होता है ना, तो गौड़पाल यानी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। कुमारिल, आदि शंकराचार्य और कुमारिल दोनों एक ही समय के बहुत बड़े पंडित थे। तो कुमारिल भट्ट भी कहते हैं, भट्ट ब्राह्मण का टाइटल होता है, कुमारिल भट्ट। ब्रह्म विज्ञानी में आर्यभट्ट हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, वराहमिहिर हुए। तो ये ध्यान में रखना है। देवल स्मृति सिंध की जानकारी देता है। अध्यक्ष ने नारद स्मृति पर भाष्य लिखा, सॉरी असहाय, तो असहाय ने नारद स्मृति पर भाष्य लिखा और न्याय पर गौतम मनु की कृति पर लिखा। अर्थशास्त्र पर कई रचना हुई, कामंदक की जैसे नीतिशार है, ठीक है। अगला है कालिदास शैव धर्मी थे, ठीक है। यह सांख्य और योग दर्शन के ज्ञाता थे कालिदास। तो कालिदास सांख्य और योग दर्शन के ज्ञाता थे। और ध्यान में रखने की चीज है, कालिदास शैव धर्मी थे। भवभूति जो थे उत्तर रामायण लिखे और इसी में लव कुश का वर्णन है। मालती माधव प्रेम कथा लिखी, महावीर चरित्र राम की कथा लिखी। तो भवभूति ने यह सब लिखा। भवभूति जो थे पहले कान्य कुब्ज के राजा यशोवर्मन के यहां दरबारी कवि थे। भवभूति जो उत्तर रामायण लिखा, मालती माधव प्रेम कहानी लिखा, महावीर चरित्र राम का चरित्र लिखा, वो एक कानकुब्ज राजा यशोवर्मन के कन्नौज के राज दरबार में दरबारी कवि थे, ठीक है ना। और भवभूति को एक नाम मिलता है श्रीकंठ, उदुम्बर, उदुम्बर मतलब श्रीकंठ, उदुम्बर। अब आइए, श्रीहर्ष नाम का एक व्यक्ति है जो हर्षवर्धन, जो कन्नौज का राजा है, ठीक है, नाटककार था। जो हर्षवर्धन आगे पढ़ेंगे उसको श्रीहर्ष भी कहते हैं। उसने नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। नागानंद में जिमुत वाहन की कहानी है और प्रियदर्शिका जो है नाटक के भीतर नाटक है, गर्भ नाटक वाली कहानी है, ठीक है। अब है यशोधर्मन ने भी एक नाटक लिखा, राम अबुध्ययम, ठीक है। कन्नौज विद्या की नगरी हो चुकी थी। पल्लव वंश का एक राजा था महेंद्र वर्मन, उसने मत्त विलास प्रहसन नाम की पुस्तक लिखी। मत्त विलास प्रहसन, जो आडंबर युक्त होते थे ना धर्म, उसके ऊपर उसने हास्य के रूप में लिखा मत्त विलास प्रहसन। वो मजाक उड़ाता है, व्यंग की किताब है। भारवी नाम के साहित्यकार ने किरात अर्जुनियम नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें एक किरात और अर्जुन के बीच में शिकार को लेकर युद्ध होता है। शिकार जो सुअर का शिकार बनता है, जो महाभारत में दिखाया है। एहोल अभिलेख में भारवी और कालिदास का वर्णन है, याद रखिएगा। चालुक्य राजा, वेस्टर्न चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय के, जो रविकीर्ति नाम का राजकवि है, इतिहासकार है, वो एक अभिलेख लिखवाता है जब हर्षवर्धन को पराजित करता है तो। और अभिलेख को कहते हैं आप क्या, एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख में हमें महाकवि भारवी और कालिदास दोनों का वर्णन मिलता है। कवि माघ एक हुए। माघ कवि ने शिशुपाल वध नाम की पुस्तक लिखी, ये याद रखिएगा। शिशुपाल वध में किसानी सभ्यता से जुड़ी हुई बातें हैं। गुणाढ़ नाम के एक साहित्यकार हुए, गुणाढ़, इन्होंने बृहत कथा मंजरी नाम की पुस्तक लिखी। गुणाढ़, बृहत कथा मंजरी। बाण ने तो हर्ष चरित्र लिखा, कादंबरी लिखी, चंडी शतक भी लिखा। और एक चंडी चरित्र पुस्तक है जिसे हम देखते हैं आगे। चंडी चरित्र किसने लिखा, तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, उसको अलग करके सोचिएगा। और पार्वती परिणय, ये भी जो है बाण का लिखा हुआ। तो ये अब टीकाकार अमर सिंह की बात हो गई।
धन्वंतरी ने जो है चिकित्सा शास्त्र की एक किताब लिखी, निघंटु और धन्वंतरी शास्त्र। कुल मिलाकर के हम देखते हैं गुप्त काल सबसे बड़ा आपका गया, 3 दिन ले लिया, मौर्य काल की तरह बिल्कुल ये दोनों ऐसे ही हैं। तो याद रखना है, गुप्त काल को अच्छे से पढ़ना है। समय तो अभी 10 मिनट बाकी है, लेकिन ये टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हर्षवर्धन का है, तो हर्षवर्धन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। गुप्त काल काफी समय आपका लिया, पर सवाल भी यहां से बहुत आएंगे, इसलिए हमने इस पर ज्यादा ध्यान दिया है। अब आ जाते हैं गुप्त काल के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका हर्षवर्धन का, तो जिसको हम कहते हैं पुष्यभूति वंश। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक के तौर पे पुष्यभूति वंश, ये ध्यान रखें। इसी को वर्धन वंश भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें जो हम देखेंगे वंश क्रम जो है उस पर ध्यान दें। तो सबसे पहले आ जाता है पुष्यभूति, ठीक है। थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। अब पुष्यभूति के संतान हुए नंबर 2 प्रभाकर वर्धन, अब प्रभाकर के 3 संतान, ठीक है। राजवर्धन पुत्र है, हर्षवर्धन पुत्र है, और राजश्री पुत्री है। तो ये तीसरे नंबर का राजा है, ये चौथे नंबर का राजा है, और ये फाउंडर हुआ, ये लास्ट हुआ, और इसके लिए कहेंगे ग्रेटेस्ट, ठीक है। इन दोनों का कैपिटल थानेश्वर, और इसका कैपिटल कन्नौज हुआ, गंगा के किनारे विद्या नदी।
ये ध्यान रखिए। ठीक है, जस्ट फॉर सिनॉप्सिस गौर फरमाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया पुष्यभूति वंश है। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहते हैं। वंश अनुक्रम में देखें तो पुष्यभूति ये फाउंडर है, पहला शासक है। इसने थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेश्वर से शासन किया। पुष्यभूति का पुत्र हुआ प्रभाकर वर्धन, जो इसका बेटा है, और प्रभाकर वर्धन भी थानेश्वर से शासन किया, यानी पुष्यभूति। प्रभाकर के 3 संतान हुए। बड़ा बेटा राजवर्धन जो पुत्र है, दूसरा बेटा हर्षवर्धन जो पुत्र है, तीसरी संतान पुत्री जो राजश्री है। राजश्री की शादी कन्नौज के राजा से, राजश्री की शादी कन्नौज के राजा से। अब प्रभाकर के मरने पर राजवर्धन पुत्र जो है राजा बना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे किंग बना। इन तीनों की राजधानी थानेश्वर। राजवर्धन की हत्या हो जाती है तो हर्षवर्धन की भाभी विधवा हो गई। इधर राजश्री का पति कन्नौज में, मतलब इसकी हत्या हो जाती है, इधर राजश्री विधवा। भाई मारा गया, भाभी विधवा। जीजाजी मारा गया तो बहन विधवा। ऐसी परिस्थिति में हर्षवर्धन गद्दी प्राप्त किया, और हर्षवर्धन जो है लास्ट ग्रेटेस्ट किंग भी है और लास्ट किंग भी है। हर्षवर्धन के बाद कोई किंग नहीं है। ठीक है, कैपिटल हर्षवर्धन का कन्नौज, गंगा के किनारे, कान्यकुब्ज कन्नौज, विद्या की नगरी, उत्तर प्रदेश, ये रहा। तो विद्या नगरी थी। अब हर्षवर्धन का जो टाइमिंग है वो हम लिख के इसको फिनिश करते हैं। हर्ष की टाइमिंग जो है 606 AD to 647 AD, और हर्ष के लिए ही यूज होता है वर्ड लास्ट सम्राट ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, ये भी है, इसी के लिए भी है। तो हर्षवर्धन को आखिरी सम्राट कहा जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास का। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है और कन्नौज के लिए, इसकी मृत्यु बाद कन्नौज के लिए लड़ाई होती है गुर्जर, प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूटाज में। तो हर्षवर्धन का समय ये है, ठीक है, लगभग 41 साल शासन। हर्षवर्धन लास्ट सम्राट ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है, जहाँ से ये 606 से शासन किया। और हर्षवर्धन अपने वर्धन वंश का चौथा है, याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही, और समय भी लगभग हो गया है, तो इसको यहीं पर स्टॉप किया जाए और फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।